अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ MCQs एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट MCQs को, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल MCQs हैं, MD-CAT के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो इंटर के बच्चे अपियर होंगे फॉर दियर टेस्ट, वो तो हमेशा इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया करें बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, खैर ये MCQ थोड़े ट्रिकी हैं, आपने बहुत फोकस से सुनना है। नंबर 1 है जो लिम्फ होता है आपका, इट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो आपका लिम्फ होता है वो आपका लिम्फ वो फ्लूइड होता है जो आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में ट्रैवल करता है, और वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर कहाँ से आता है, वो आपका आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, लाइक आपका ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे एक सेल मौजूद है और यहाँ पे एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। तो होता क्या है, ब्लड कैपिलरी से एक फ्लूइड निकलता है जो लीक हो जाता है आपके इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम कहते हैं वो स्पेस जो आपकी ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के दरमियान होती है, या फिर वो स्पेस जो आपके तमाम सेल्स को, तमाम टिश्यूज़ को सराउंड कर रही होती है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। और उसका जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना, वो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है, और लिम्फेटिक कैपिलरी के ज़रिए फिर आगे वो थोरैसिक डक्ट और सबक्लेवियन वेन के ज़रिए वापस आपके वेनस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझना है डिटेल में तो आप इसकी मेरी वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैंने लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो कह रहे हैं हम जो लिम्फ होता है वो सबसे ज़्यादा किससे रिजेंबल करता है, क्या ब्लड से करता है? नहीं यार, ब्लड में देखो बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बड़े बड़े, वो आपके इंटरस्टिशियम में लीक होके नहीं आते। ठीक है, बिकॉज जो ब्लड की कैपिलरी होती है उनको नहीं आने देती, तो ब्लड से रिजेंबल नहीं करता। क्या वो आपका यूरिन से करता है? ऑब्वियस सी बात है, इससे तो नहीं करेगा यूरिन से। ठीक है, आपका क्या प्लाज्मा से करता है? देखो प्लाज्मा भी वही ब्लड का पार्ट है और इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इतने बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। लिम्फ जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। रीज़न इज़ दैट दरअसल ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो होता है जो आपके लिम्फ की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इवेंट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। के ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है यार, आप MBBS में इसको डिटेल में पढ़ते हो। अभी जो आपके पता है इस चैप्टर में लिखा हुआ था वो सिर्फ ये था कि प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग करवाना। तो नंबर 1 पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट विद इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स। जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना, किसी इरेगुलर सरफेस के साथ जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जो आपके प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। तो जब वो फैक्टर्स और आपके प्लेटलेट्स किसी इरेगुलर सरफेस से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ये करेक्ट आंसर है। इसका रीज़न यार ये मैं आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, इस तरह है कि आपकी नॉर्मली ये ब्लड वेसल थी, इसकी ये स्ट्रक्चर था, अगर ये डैमेज हो जाती है ना तो इसकी नॉर्मली इसकी सरफेस जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्मूथ होती है। अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो उसकी सरफेस स्मूथ नहीं रहती। तो जब कोई प्लेट सरफेस स्मूथ नहीं रहती तो आपके प्लेटलेट्स उसके साथ टकराते हैं। जब टकराते हैं तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ स्मूथ नहीं है और यहाँ पर हमें क्लॉटिंग कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पर क्लॉटिंग करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, इंशाल्लाह इसको आप MBBS में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। एंजाइम जो थ्रोम्बिन है इसका रोल होता है, बट इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जो इनिशिएट करता है ना, जो काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। थ्रोम्बिन का काम है बट वो स्टार्टिंग में नहीं है, तो उसका काम है। फिब्रिनोजिन का फिब्रिन में बनना इसका भी काम है, बट वही बात है कि ये स्टार्टिंग में नहीं है। और ब्लड फ्लो अगर तेज़ी से फ्लो कर रहा है कैपिलरी तो ये तो करता ही नहीं है। अगर आपका ब्लड फ्लो स्लो होगा ना तो वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग ज़रूर करवाता है। ओके, जिसका आंसर था ए, दैट इज जब आपके प्लेटलेट्स या आपके दूसरे फैक्टर्स जो क्लॉटिंग करवा सकते हैं वो इरेगुलर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपका ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, इनिशिएट करते हैं। कह रहे हैं अगर आपका SA नोड डैमेज हो जाए तो क्या होगा यार। SA नोड क्या होता है? SA नोड आपका हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उनको मेंटेन करता है। ये आपका डिसाइड करता है कि आपका हार्ट किस रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 1 मिनट में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस करेगा। ठीक है, तो SA नोड का काम बेसिकली ये होता है कि वो आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके रिदम को मेंटेन करता है कि आपका हार्ट प्रॉपर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करे। तो देखते हैं अगर SA नोड डैमेज हो जाए तो क्या होगा। इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक। यार इससे हार्ट अटैक नहीं आता, ठीक है, आ सकता है बट मेजर कंट्रीब्यूटर ये नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूटर में आप कह सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ना, ठीक है, या आपकी कैपिलरीज के अंदर जो क्लॉटिंग है वो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है उसको मैंने डिस्कस किया है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो ये SA नोड का डैमेज हार्ट अटैक का मेजर कॉज नहीं है। कह रहे हैं अगर आपका SA नोड डैमेज हो जाए तो ये कंडक्टेंस को रोक देगा विच इज़ बिटवीन बंडल ब्रांचेज एंड परकंजी फाइबर। ये बंडल ब्रांचेज और परकंजी फाइबर क्या है ये मेरे आप हार्ट के स्ट्रक्चर की वीडियो में देख सकते हैं। बस आपने याद रखना कि एक SA नोड होता है, SA नोड से सिग्नल जाते हैं AV नोड, AV नोड से जाते हैं बंडल ब्रांचेज और बंडल ब्रांचेज से जाते हैं AV नोड के पास जाते हैं वो बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज डिवाइड हो जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और वहाँ से परकंजी फाइबर।
SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और फिर वो चला जाता है परकेंजी फाइबर में। तो कह रहे हैं अगर ये डैमेज हो जाए SA नोड तो जो बंडल ब्रांचेस और परकेंजी फाइबर की कंडक्टेंस हैं वो रुक जाएगी। अरे आप ये कहते हैं कि SA नोड डैमेज हो गया तो SA नोड की डैमेज से AV बंडल में सिग्नल कंडक्ट नहीं होंगे, वो तो बात मैं मान लेता, लेकिन ये थोड़ी है कि बीच में तो क्या शुरू वाले चल रहे होंगे, शुरू वाले ऑब्वियसली बात है नहीं चल रहे होंगे। तो सिर्फ ये कहना कि जो आपकी कंडक्टेंस है वो बंडल ब्रांचेज और परकंजी वाली नहीं होगी तो ये गलत बात है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सी पार्ट क्या है, वुड हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और किस तरह वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी। तो आपके SA नोड के डैमेज से ना उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज कि आपकी आर्टरी कितना मुश्किलात पैदा कर रही है आपके ब्लड को फ्लो करने में, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा BP होगा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं, अगर आपको पॉइंट समझना हो तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इन उस पर लिख के, बिकॉज अभी MCQs में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना इज़ नॉट गुड। पार्ट D है कि वुड डिस्टर्ब द रेट एंड टाइमिंग ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है, आपका जो SA नोड होता है वो सिग्नल भेजता है, ठीक है, और सिग्नल जब भेजता है तो वो रिदम कंट्रोल करता है कि आपका हार्ट किस रिदम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जो रेट और टाइमिंग है ना कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो डैमेज हो जाएगी, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो आपका ECG है उसकी मदद से आप क्या मेजर करते हो, क्या आप मेजर करते हो कि इम्पल्सेस जो हैं वो AV नोड में जो जा रही हैं आप उनको मेजर करते हो, ठीक है, या आप मेजर करते हो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नहीं, ECG से आप ये चेक नहीं करते। B तो नहीं हो सकता, A पे मुझे शक ज़रूर है। C है स्पीड ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड, कि SA नोड से जो इम्पल्सेस गुजर रही हैं आप उनकी स्पीड मेजर करते हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन मेजर करते हो टू एट्रिया की, जो दो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप वो मेजर करते हो। यार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को तो मेजर करता है, साथ साथ वो ये भी मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितनी देर तक रहा, ठीक है। अगर वहाँ से कोई चीज़ सिग्नल स्लो जा रहा है, वहाँ से ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसके जो ग्राफ्स होते हैं ना उनमें ऊपर नीचे फ़र्क आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ आंसर इज C। A हो सकता है, बट A मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि यार इम्पल्सिस फ्रॉम AV नोड, सिर्फ AV नोड से इम्पल्सिस को मेजर नहीं करता आपका ECG, SA नोड से भी करता है। तो AV नोड में इसलिए नहीं जा रहा, आई वुड गो विद C, बिकॉज जो स्पीड है इम्पल्सिस की SA नोड से जो स्टार्ट हो रही है उसको मेजर करता है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं वेयर आर सेमी लूनर वॉल्व टू बी फाउंड। मेमेलियन हेड के अंदर सेमी लूनर वॉल्व कहाँ होते हैं यार? सेमी लूनर वॉल्व वो होते हैं जो आपके पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा में होते हैं। तो कहाँ पाए जाएंगे? वेयर ब्लड गोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। कह रहे हैं ब्लड अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है तो वहाँ पाए जाएंगे। अरे एट्रिया से वेंट्रिकल में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाले होते हैं। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, याद रखना है आपने। जो मिट्रल वॉल्व होता है वो उनको हम AV वॉल्व भी कहते हैं। तो AV वॉल्व हो सकते हैं ये, तो आपके जो सेमी लूनर वॉल्व हैं ये तो ये वाले नहीं है। ओके, पार्ट तो A नहीं होगा। B राइट साइड ऑफ हार्ट ओनली। नहीं भैया, आपके जो ये वॉल्व होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों पे होते हैं। जहाँ पर पल्मोनरी वेन अटैच हो रही है हार्ट से, अरे पल्मोनरी वेन हार्ट से अटैच हो रही है, उसमें कोई आपका वो नहीं होता, कोई आपका वॉल्व नहीं होता सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व बस वहाँ पर होते हैं जब आपका ब्लड आयोटा से, मतलब जब आपका ब्लड लीव करता है आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से, तो वहाँ पर ज़रूर पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बिगिनिंग में। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अपनी वीडियो में हार्ट के स्ट्रक्चर की। अगर आपको दोबारा देखनी है तो हार्ट के स्ट्रक्चर वाली वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर D है। ऑर्गेनिज्म जिसमें सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड जो है वो यानी कि वो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसका जो फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है ये अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम द फ्लूइड दैट सराउंड द बॉडी सेल। वो फ्लूइड जो बॉडी सेल को सराउंड कर रहा है और वो जो ये जो फ्लो कर रहा है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वो कौन से सिस्टम में ऐसा होता है? ये होता है क्लोज सिस्टम है। जो क्लोज सिस्टम होता है वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है। तो ऑब्वियस ही बात है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और आपका ब्लड जो है वो दोनों अलग होंगे। तो क्लोज टाइप इज़ द करेक्ट आंसर। ओपन में तो भाई दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है। ब्रांच ट्रैकिया का भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अजीब सी बातें हैं वो। जो ब्लड प्रेशर है कह रहे हैं वो सबसे लोएस्ट कहाँ होता है? मैंने आपको कहा था कि कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर सबसे लोएस्ट होता है। हालांकि इनका डायमीटर छोटा सा होता है, बट बात यह है कि टोटल सरफेस एरिया होता है वो इनका ज़्यादा होता है। बिकॉज जिस चीज़ का नंबर ज़्यादा है ना उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, तो कैपिलरीज का BP जो है सबसे लो होता है। ठीक है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। आयोडा का सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम आपके आयोडा का होता है। अगर ये पूछ रहे तो मैक्सिमम में आएगा। आर्टीरियोल्स में आर्टरीज से कम होता है।
ठीक है, बट होता ज़्यादा है। और वेना केवा में आयोडा के मुकाबले में कम होता है। सबसे ज़्यादा आयोडा, उसके बाद आर्टीरियोल्स, आर्टरीज, देन आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर लाइक वेन्यूल्स और आखिर में वेना केवा। नहीं, वेना केवा खैर पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब वेना केवा में बीपी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कैपिलरीज में सबसे कम होता है। आपने ये बात याद रखनी, कैपिलरीज में सबसे कम होता है, आयोडा में मैक्सिमम होता है। और वेन्स में कौन सी वेन में सबसे ज़्यादा होता है? तो वेना केवा में सबसे ज़्यादा होता है। वेन्स के मुकाबले में वेना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है किसकी वजह से होती है? जब आप सो जाते हो खड़े होने के बाद तब ज़्यादा होती है, या आप जब खड़े होते हो लेटने के बाद तब ज़्यादा होती है? स्ट्रेस या हार्मोन कंसंट्रेशन से या हिस्टामाइन से? यार हिस्टामाइन से वेजो डायलेशन होती है, तो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, यानी आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर जाएंगे अगर कहीं हिस्टामाइन पैदा हो रहा होगा। जो स्ट्रेस और हार्मोन की कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट इस पर कर सकती है, लेकिन साफ उन्होंने यहाँ पे मेंशन थोड़ी किया है कि कौन सी हार्मोन होगी, तो हम ये नहीं लिख सकते, बिकॉज कुछ हार्मोन्स ऐसी हैं जो इसको वेजो डायलेट करवा देंगी, तो आंसर सही नहीं होगा। हाँ, जब आप सो रहे होते हो ना तो आपका बीपी एक नॉर्मल होता है। जब खड़े होते हो ना एकदम से, तो आपने फील भी किया होगा, कभी कभी बंदा बहुत देर तक सो रहा हो और एकदम से खड़ा हो जाए तो उसको थोड़ा चक्कर वगैरह आ जाते हैं। वो चक्कर क्यों आते हैं? बिकॉज उसका बीपी एकदम से लो हो जाता है। तो आपकी बॉडी इस बीपी को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, जैसे आप खड़े होते हो, वो उसकी आर्टरीज जो होती हैं, वेसल्स जो होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना, तो फिर उससे होता ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाती है, आपकी वेसल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ब्लड को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, बिकॉज उसको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन उस वक्त होती है जब आप खड़े होते हो लेटने के बाद। बी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइंग डाउन में आपकी वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्लड रिटर्निंग टू ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जो ब्लड होता है वो ह्यूमन हार्ट में आ रहा होता है इन अ पल्मोनरी वेन के ज़रिए पहले कहाँ जाता है? वो ब्लड जो इंसान के दिल में आ रहा है और पल्मोनरी वेन के ज़रिए आ रहा है वो कहाँ जाता है? यार पल्मोनरी वेन के अंदर होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमने पढ़ा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आपके लेफ्ट एट्रियम में जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 9-10 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? यार ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और ठीक है, ये आपके लेवल का था भी नहीं, इन्होंने ये कोई बात ऐसे डिस्कस नहीं की और एकदम से आपको उठा के दे दिया एमसीक्यूज। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, रिस्पिरेटरी गैसेस को भी। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि न्यूट्रिएंट्स और रिस्पिरेटरी गैसेस के लिए हमने कहा ना कि जो जितनी भी आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के जरिए होती है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। आपसे उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो आपकी प्रोटेक्शन है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंटीबॉडीज सर्कुलेट करके, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है ना बॉडी से, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो निकाला जाता है आपकी बॉडी से वो इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। और ये एमसीक्यू एक दफ़ा पास पेपर में भी आया है, ठीक है, बिकॉज ये फेडरल से थोड़ा लिंक्ड हो जाता है, तो कॉन्सेप्चुअल था। तो बस ये तीनों चीज़ें ना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ही हो सकती हैं तीनों चीज़ें। लेकिन जो आपकी चौथी चीज़ है कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालो, यार ये सिर्फ अगर ब्लड ना भी हो ना, तो आप ब्लड के अलावा भी वेस्ट जो आपकी सिक्रीशंस हैं वो ब्लड के लाइक विदाउट यूजिंग ब्लड आप उनको निकाल सकते हो, ठीक है। सो लाइक आप जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी तो वेस्ट निकालते हो ना, तो उसके लिए आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर कि एक्सक्रीशन जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम के यानी सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये आपने बस याद रखने हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ से वो ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं आपसे पेपर में और एमटीकैट में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ और कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।